तालिबान कह रहा है कि वो बदल गया है। वो कहता है कि अफगानिस्तान में भारतीय पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे, लेकिन उसकी करनी तालिबान के दावों की पुष्टि नहीं करती। एक बार फिर तालिबान की काली करतूत सामने आई है, लेकिन शुरुआत हम उस वीडियो के साथ करेंगे जो तालिबान के चरित्र को चरितार्थ कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर 34 सेकंड का एक वीडियो मौजूद है जिसमें 4 हथियारबंद तालिबानी आतंकी हैं और उनके सामने एक महिला पत्रकार खड़ी। महिला पत्रकार तालिबानियों का इंटरव्यू ले रही है और उसका पहला सवाल तालिबान के सत्ता में आने को लेकर होता है। अगला सवाल महिला के अधिकारों को लेकर किया जाता है। यहाँ तक तालिबान के लड़ाके जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही महिला पत्रकार उनसे राजनीति में महिलाओं को जगह देने पर सवाल पूछती है तो जवाब की जगह तालिबान की बेशर्मी हंसी सामने आती। कैमरा बंद करा दिया जाता है। तालिबान की बेशर्मी से भरी ये हंसी बता रही है कि वो कौन सी सोच के साथ जीता है। जो तालिबान महिला को राजनीति में जगह देने का सवाल सुन तक नहीं सकता, उस तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तानी महिलाओं की क्या दुर्दशा होगी, इसकी सिर्फ कल्पना भर की जा सकती है। ये वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें करीब 400 दिन पुरानी हैं, लेकिन तालिबान की कट्टरपंथी सोच की जीती जागती मिसाल है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद से तालिबान ने बार बार इस बात का दावा किया कि वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है। वो बदल चुका है और अफगानिस्तान की माननीय सरकार को चलाना चाहता है। लेकिन जिसने बरसों से दहशत और आतंक के सिवाय कुछ सीखा ही न हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और इसी की मिसाल है अफगानिस्तान के लोकप्रिय चैनल तुलु न्यूज के रिपोर्टर जियार याद, जो तालिबानी आतंक के सबसे बड़े गवाह बन गए हैं। जियार याद ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह को बताया कि कैसे तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें और उनके कैमरामैन को बुरी तरह पीटा। कल 10 बजे और 30 मिनट में मैं काबुल न्यू सिटी में गया था। उधर मैंने वो लोग जो मजदूरी कर रहा है, वो लोग जो कंस्ट्रक्शन और तामीराती काम करता है, लोगों से इंटरव्यू लेता था। और जब इंटरव्यू ले लिया और मेरा कैमरामैन फुटेज ले रहा था उस टाइम पर, इस टाइम पर तालिबान एक लैंड क्रूजर में आ गई और लैंड क्रूजर में उसने मुझ में हमला कर दिया, मुझे मारा। तालिबान ने मेरे मोबाइल, हमारा कैमरा और हमारा अदर इक्विपमेंट जो मीडिया रिलेटेड था, उसने वो आपसे छीन लिया, आपसे जब्त कर लिया। जब्त कर लिया। ज़ियार भाई, क्या आपको जान से मारने की भी धमकी दी थी? आपको ऐसा लगा था कि वो आपको मारना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं? ये हालत महसूस नहीं हुआ, मगर हमारा तशवीश है, हमारा ये एहसास है, अगर ये हालत कंटिन्यू हुआ, जारी हुआ, शायद हालात खराब हो गए सहाफियों का और फ्रीडम। तालिबान के आतंक की गवाही दुनिया देख रही है, लेकिन अफगानिस्तान पर हुकूमत करने आए तालिबानियों से सवाल करो तो ये सीना चौड़ा करके कहते हैं ये माफी का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का माफी वाला दावा सुनिए। इसे कहते हैं दोहरा चरित्र, जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन असलियत में निहत्थे लोगों को बिना वजह निशाना बनाते हैं। ये तालिबान है जो सिर्फ हिंसा करना जानता है, कुचलना जानता है। तालिबान के लिए अधिकार और आजादी जैसे शब्दों का कोई मोल नहीं है। पिछले कई सालों से तालिबान के लड़ाकों के सामने इनके लीडर ने सिर्फ एक लक्ष्य रखा था कि विदेशी ताकतों को अफगानिस्तान से मिटाना है। हथियार और बंदूक लेकर ये काबुल की तरफ बढ़ते रहे और अब जब अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा हो चुका है तो इन्हें आतंकी रवैया छोड़कर एक सरकार और शासन वाला रवैया दिखाना है। लेकिन वो करना तो इन्हें आता ही नहीं। पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत ने भी यही बात कही थी कि तालिबान के लड़ाकों को ये आता ही नहीं है कि महिलाओं से किस तरह का बर्ताव करना है। तालिबान की जो लीडरशिप है वो हो सकता है खुद को बदल के दुनिया की संभावनाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ चले। जैसे उन्होंने आके कहा कि सबको माफ़ कर दिया, एमनेस्टी कर दी, औरतों को काम में आ जाएं,
लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि लेडीज़ के ऊपर जो कहा है कि आप अभी घरों में रहें, उसका कारण उनका जो है, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि जो उनकी जो लड़ाकू हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जो अब तक गुरिल्ला वारफेयर में लगे रहे हैं, उनकी वही मानसिकता है जो पहले थी। वो उसमें ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं आया, हो सकता है थोड़ा एजुकेशन से कुछ फ़र्क पड़ा हो, लेकिन उनको जो है पहले कंट्रोल करना है, क्योंकि असलियत में पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त हम देख रहे हैं, वो उनको कंट्रोल करती है। एक तरह का ऑब्जेक्टिव जो उनका था कि किस तरह अफ़गानिस्तान को फॉरेन ऑक्यूपेशन से निजात दिलाई जाए, उसको लिया, वो उनका मेन काम था, वो लड़ाकी का काम है। लेकिन जो सोसाइटी को एक साथ रखना है, प्रिंसिपल्स को बदलना है, फंडामेंटल थिंकिंग को बदलना है, उसमें टाइम लगता है। तालिबान दावा कर रहा है कि उसके राज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उन्हें काम करने की आजादी मिलेगी। लेकिन हालात ये हैं, महिलाएं या तो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहती हैं या फिर डरी सहमी अपने घरों में छिपी हुई हैं। तालिबान साफ कर चुका है कि वो अफगानिस्तान को शरिया कानून से चलाएगा। अब आप समझिए, एक लोकतांत्रिक देश और शरिया कानून से चलने वाले देश में रहने का क्या फर्क होता है। तालिबान के शरिया कानून में कुरान पर आधारित इस्लामिक कानून से शासन चलता है, जबकि लोकतांत्रिक देश में संविधान आधारित शासन प्रणाली काम करती है। तालिबानी व्यवस्था में महिलाएं घर से निकल तो सकती हैं, लेकिन अकेले नहीं, जबकि लोकतांत्रिक देश में इस पर कोई पाबंदी नहीं होती। तालिबानी कानून में महिलाओं को 12 साल के ऊपर के लड़कों और बाहर के लोगों से मिलने की इजाजत नहीं। तालिबान का शरिया कानून संगीत और नृत्य को हराम मानता है। महिलाएं कॉलेज या मदरसे में नहीं जा सकती जहां पुरुष भी पढ़ते हों। बिना बुर्के के घर से बाहर नहीं निकल सकती। तालिबानी हुकूमत में कोड़े से मारना सजा का तरीका है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के मुताबिक सजा तय होती है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने पहली बार तालिबान और अफगानिस्तान के हालात पर जब बयान दिया तो साफ कहा कि तालिबान वही है जो 20 साल पहले था, बस इस बार तालिबान के पार्टनर बदल गए हैं। Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It is the same Taliban with different partners. सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत को इस बात का अंदेशा था कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ सकता है, लिहाजा कंटिंजेंसी प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया। जनरल रावत का कहना है कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता का असर भारत तक आता है तो उसका मुकाबला उसी तरह किया जाएगा जिस तरह आतंकवाद से भारत निपटता है। तालिबान और आतंकवाद, ये दो नाम बार बार एक साथ लिए जाते रहे हैं, क्योंकि तालिबान का इतिहास और पाकिस्तान का गठजोड़ इसी तरफ इशारा करता है। काबुल पर कब्जे के बाद से पाकिस्तान के आतंक वाले एजेंडे को पर लग गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई तालिबान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंक की साजिशों को अंजाम देने की योजना पर काम कर रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान की जमीन से कश्मीर को लेकर बयान दिए जाने लगे हैं और इमरान खान की पार्टी पीटीआई की प्रवक्ता ने तो पाकिस्तानी चैनल पर बयान दिया कि तालिबान उन्हें कश्मीर ला कर देगा। पाकिस्तान के नेता और आतंकवादी दोनों एक सुर में बात कर रहे हैं, दोनों कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। और जब तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद से भारत पाकिस्तान पर सवाल पूछे गए तो वो कश्मीर पर भारत का रुख कैसा हो इसकी नसीहत भी देने लगे। तालिबान को कश्मीर मसले पर न तो नसीहत देनी चाहिए न ही रुचि दिखानी चाहिए, लेकिन खबर तो यहां तक है कि अफगानिस्तान आर्मी के जो आधुनिक हथियार तालिबान के हाथ लगे हैं, वो हथियार भारत में सक्रिय आतंकवादी गुटों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अफगानिस्तान अस्थिरता के बेहद भयानक दौर से गुजर रहा है। पूरे मुल्क में दहशत और भगदड़ का माहौल है। और इसके बीच अफगानिस्तान भूखमरी की तरफ बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य योजना की रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान पर
तालिबान के कब्जे के बाद 4 करोड़ की आबादी वाले देश में 1/3 से ज्यादा यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग भुखमरी जैसे हालात से गुजर रहे हैं। सबसे भयावह हालात बच्चों के। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत मदद के इंतजाम नहीं किए गए तो सितंबर की शुरुआत में ही यानी 1 हफ्ते के भीतर अफगानिस्तान में खाने की भारी किल्लत हो जाएगी। अफगानिस्तान में भूखों का पेट भरने के लिए साल के आखिर तक 1484 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अफगानिस्तान में सूखे की वजह से 40% फसल तबाह हो चुकी है। युद्ध के हालात में किसान खेती नहीं कर पाए। अफगानिस्तान में पुल, सड़कें और बांध को नुकसान पहुंचा है। युद्ध के हालात और सूखे की वजह से खाने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। गेहूं पिछले 5 सालों की तुलना में 24% महंगा हो चुका है। अफगानिस्तान में सरकार गिरने के बाद सेंट्रल बैंक रिजर्व में 66,797 करोड़ रुपए अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं। साल 2021 में अफगानिस्तान का विदेशी कर्ज 12,616 करोड़ हो जाने की आशंका है, जो अफगानिस्तान की जीडीपी का 8.6% है। अफगानिस्तान के साथ दुनिया के कई मुल्कों के हित जुड़े हुए हैं, लेकिन बदहाली और ठप होती व्यवस्था को संभालने के बजाय तालिबान की सारी ऊर्जा सिर्फ दहशत फैलाने में लगी हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि अफगानिस्तान की जनता को वहां से हटा सके। 5.5 लाख लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। तालिबान ताकत के दम पर अफगानी नागरिकों को रोकने में लगा है, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम को डर है कि अब से 4 दिन बाद 31 अगस्त को जब अमेरिकी सेना एयरपोर्ट पर भी अपना कंट्रोल छोड़ देगी तो ये हमेशा के लिए तालिबानी दहशत में जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। तालिबान बेचैन है कि दुनिया के तमाम मुल्क उसे मान्यता दे दें ताकि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों से निजात मिल सके। पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क मान्यता देने के लिए सबसे आगे खड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने जल्दबाजी न करने का फैसला किया है। ये मसला इतना आसान नहीं कि जिस पर इस पार या उस पार हुआ जा सके। और यही बात सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहराई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।